विश्वास एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के हमारे ऑफलाइन क्लास के विद्यार्थी, विश्वास एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के हमारे सब्सक्राइबर, व्यूअर और वीडियो के अपलोड होने के बाद के व्यूअर, आप सभी को विश्वास एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर रजनीश सिंह तोमर की ओर से हार्दिक अभिनंदन। आज हम लोग संवैधानिक विकास नामक चैप्टर का एक सीरीज चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत भारतीय परिषद अधिनियम 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 और भारतीय परिषद अधिनियम 1919 ये दो पढ़ेंगे। तो उसमें पहले हम लोग शुरू करते हैं आज भारतीय परिषद अधिनियम 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। यहां से हम लोग आज क्लास शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप जो 1858 की स्थिति पढ़े, उस स्थिति में आपने पढ़ा था कि इंग्लैंड में एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया होगा और भारत में एक वायसराय होगा, और यही दोनों मिलकर मुख्यतः भारत के प्रशासन को चलाएगा। तो इस समय भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया मॉर्ले साहब थे, और इस समय भारत का वायसराय मिंटो साहब थे। इसीलिए इस सुधार का दूसरा नाम पड़ गया मॉर्ले मिंटो सुधार। तो अगर ये प्रश्न आ जाए कि जिस समय भारतीय परिषद अधिनियम 1909 पारित किया गया, उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कौन था, तो मॉर्ले था। ध्यान रखना है, क्योंकि मिंटो तो अपने पढ़ते ही हैं। जब भी अपने मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तो वायसराय का कार्यकाल जब पढ़ते हैं, उनकी गतिविधि तो उसमें सब पढ़ता है। तो आज यहाँ पर आपको एक ब्रह्मास्त्र दिए कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का पद इससे ऊपर होगा, इसीलिए पहले इसका नाम आएगा और उसके बाद वायसराय, और कहेंगे इनका रिफॉर्म था ये। तो पहला लाइन यही लिखिए कि इस अधिनियम को मॉर्ले मिंटो सुधार, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं, क्योंकि इस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया मॉर्ले और भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो थे। आप आज से तुलना करिए कि किसी भी प्रकार का बिल यदि लोकसभा में हम लोग लाते हैं सुधार के लिए, तो उस पर पहले अध्ययन करने के लिए एक कमेटी बनाते हैं। जैसे क्या कहते हैं कि सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर फंडामेंटल ड्यूटी संविधान में लाया गया। तो ऐसे ही यह मॉर्ले मिंटो सुधार नाम पड़ा, लेकिन है तो ये इंडियन काउंसिल एक्ट, और ये 1892 के एक्ट में सुधार करने जा रहा है। इसका मतलब कि कोई कमेटी बैठी होगी इंग्लैंड में। तो किस कमेटी के रिपोर्ट पर यह एक्ट जो है पारित हुआ था, तो लिखिए, तो यह अधिनियम अरुंडेल कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर, अरुंडेल कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया था। अरुंडेल कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया था। तो इसके इंट्रोडक्शन के लिए, शुरुआत के लिए ये 3 प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अगर उल्टा करके पूछे क्लास 3 लेवल में, बिहार के दरोगा का परीक्षा हो गया, राजस्थान में रीट पटवार ये सब हो गया,
या गुजरात में अगर क्लास 3 एसआई का एग्जाम हो गया, दिल्ली पुलिस के एसआई का एग्जाम हो गया, मध्य प्रदेश में व्यापम का हो गया, तो वैसे में यह प्रश्न यदि पूछे कि मॉर्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित किया गया था, क्योंकि भारतीय परिषद अधिनियम तो क्या कहते हैं 1892 भी था, इसीलिए ये नहीं पूछ सकता कि अधिनियम कब पारित किया गया था, ये तो कई बार होगा। तो मॉर्ले मिंटो सुधार कब पारित किया गया था, तो 1909 एक प्रश्न हो गया। मान लीजिए इसी को उल्टा कर दे किसी साल, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को निम्न में से किस सुधार के नाम से जाना जाता है। अभी 1919 को कहेंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, तो दो तो यही हो गया, और इसके अलावा और एक दो नाम दे देगा, तो एक दो प्रश्न हो गया। इसीलिए क्वेश्चन के पीछे मत भागिए, थ्योरी पढ़िए। फिर कहेगा भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जिस समय पारित किया गया, उस समय भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया निम्न में से कौन थे। दूसरा प्रश्न बन गया वायसराय कौन थे, ये तो बहुत इजी प्रश्न हो गया। और अगर आपको कहेगा कि यह किस कमिटी के रिपोर्ट पर, तो फिर यहां समझ लेना है कि ये आरएएस और मध्य प्रदेश लेवल का क्वेश्चन हो गया, क्योंकि ये नॉर्मल परीक्षा में नहीं पूछता है। तो अरुंडेल कमिटी के रिपोर्ट पर मॉर्ले मिंटो सुधार पेश किया गया। इतने प्रश्न जो हैं आपको यहां पर बनाए। अब सुनिएगा, इतना छोटा में से आईएएस का सवाल तो नहीं बनता है, लेकिन उसके नेचर का सवाल आपको बना के बताते हैं। यहां कह देगा भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, यह सुधार तत्कालीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया मॉर्लो की अध्यक्षता में गठित कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर पेश किया गया था। देख लीजिए, भरमा दिया आपको अरुंडेल के जगह पे। सेकेंड, जिस समय यह अधिनियम पारित किया गया, उस समय भारत के वायसराय मिंटो थे। अब कहेगा उपरोक्त में से कौन से कथन असत्य नहीं है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और ना ही एक और ना ही दो। ठीक है, तो इस तरीका से जो है आपको क्वेश्चन पूछेगा। हो सकता है कि मिंटो का नाम अरुंडेल के जगह पे रख दे, तो दूसरा कह देगा इस समय भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मॉर्ले थे। इतना चीज जो है आपको यहां से, इसीलिए बार बार कहते हैं हम लोग, खास करके जब हमारे गुजरात के ऑफलाइन के बच्चे हमसे मिलते हैं तो हम कहते हैं वांची लीधु से काम नहीं चलेगा, वांचते समय एनालिसिस करियो कि नहीं, आपने एनालिसिस किया कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ते समय एनालाइज करिए। दुनिया 10 पेज पढ़े और आप 8 पेज पढ़िए, लेकिन उस 8 पेज के कंटेंट से मेरी मारक क्षमता ज्यादा होनी चाहिए दूसरों के तुलना में। आइए अब जरा देखें कि अगर आप राजस्थान, मध्य प्रदेश इसका मेंस देने चले गए मुख्य परीक्षा, तो वहां पर अगर ये ग्रुप ए में प्रश्न पूछ दे कि उन परिस्थितियों का वर्णन करें या वे कौन कौन से कारण थे जिसके वजह से भारतीय परिषद अधिनियम 1909 पारित किया गया या इनके पेश करने की आवश्यकता महसूस की गई, तो ये एक मेंस का प्रश्न बन गया। ठीक है, और इसी मेंस के प्रश्न पर आपको बताते हैं, आज ही हमारी एक स्टूडेंट हमको आंसर लिख करके भेजी है। कल जो पढ़ाए थे आपको 1858 और 1861, तो आईएएस का किसी साल का वो प्रश्न लिख करके भेजी थी कि 1861 का अधिनियम पास करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या यह 1858 के अधिनियम की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाया था क्या। देख रहे हैं ना, अधिनियम से प्रश्न आते ही आते हैं। आज आप इसको समझकर पढ़िएगा तो ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आपको मदद करेगा। तो आज हम लोग अब ये पढ़ें कि वे कौन कौन से कारण थे, और आईएएस में इसी को क्या करेगा, इस कारण में से 1 2 3 4 कर देगा और कहेगा कि आप इनमें से बताइए कौन सी परिस्थितियां आपको सही प्रतीत होती है। तो पहला कारण, सबसे पहला कारण था कि 1892 का जो एक्ट पारित हुआ था, उस पर गोखले साहब ने क्या कहा था, खोखलापन वर्ड यूज करिएगा। यानी
इससे भारतीयों की आकांक्षा पूरी नहीं हुई थी। तो कहीं भारत, कितना साल हो गया, अभी बंगाल विभाजन अगला कारण बताएंगे, खाली अगर नहीं भी बंगाल विभाजन किया होता ये लोग और आंदोलन नहीं चला होता तो भी 1892 से 1909 यानी कि 17 साल तक जो एक बिल को पास होते ही हमारा भारत का नेता कहता है कि खोखला है ये, वो इससे ज्यादा इसको नहीं खींच पाता क्योंकि ये हमारी आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाया था। तो या तो हम एक आंदोलन करते, इस चीज को रोकने के लिए जो है ये बिल लाना पड़ा। लिखिए पहला, 1892 का अधिनियम भारतीय आकांक्षा को पूरा नहीं कर पाया। 1892 का अधिनियम भारतीय आकांक्षा को पूरा नहीं कर पाया, यह था एक कारण। दूसरा कारण था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, पहले समझिएगा, 1892 से लेकर के जब जब इस एक्ट में जिनका सिलेक्शन हुआ था, जिनको कि इसमें नॉमिनेट किया गया था, जब जब कोई जो है सेशन आएगा उसमें भारतीयों की अवस्था को सुधारने के लिए वो अपनी मांग उठाएंगे और उसको अखबार में अगले दिन छापा जाएगा। तो इतना ज्यादा मांग उठ गया 17 साल में कि इनको जो है एक रिफॉर्म बिल लाना ही पड़ेगा, और नहीं तो जनता में आक्रोश फैल जाएगा कि हमारा एक तो 3 नेता आप चुनकर दिए हो या 5 नेता हमारा वहां पे बैठा है, वो भी आप नॉमिनेट किए हो और उनका एक भी मांग आप जो है पूरा नहीं कर रहे हो। तो इन कारणों से जो है दूसरा कि ये बिल पास करना पड़ा। लिखिए इस चीज को, भारतीयों की अवस्था को सुधारने के लिए, भारतीयों की अवस्था को सुधारने के लिए कांग्रेस के द्वारा निरंतर सुधारों की मांग करना, निरंतर सुधारों की मांग करना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा भारतीयों की अवस्था को सुधारने के लिए निरंतर मांग करना, ये था दूसरा कारण। तीसरा कारण था खुद लॉर्ड कर्जन। एक बंगाल विभाजन नहीं, उसकी नीति ही थी प्रतिक्रियावादी। मतलब अगर जनता कुछ डिमांड कर रहा है तो उससे बात नहीं करता था, उस पर रिएक्शन कर जाता था, जिससे भारतीय जनता में असंतोष था। उस असंतोष को एक नया डायरेक्शन दे दिया कि अब हम इस पे चर्चा करने लगेंगे। अच्छा, इतने लोग जो है निर्वाचित होंगे, इतने लोग को वायसराय नॉमिनेट करेगा, संख्या बढ़ा दिया है, 60 पहुंचा दिया अचानक। तो क्या देख रहे हैं कि अब हम उस चर्चा में उलझ गए और कर्जन को अपने धीरे धीरे भूल गए। ये था हमारा अगला कारण। तो लिखिए, कर्जन की निरंकुशतावादी नीतियों के कारण भारतीयों में असंतोष, अगला देखिए एक से एक का तार जुड़ा है। अब इनके डिमांड को भारतीय समाचार पत्र इतना उजागर किया कि भारतीय समाचार पत्र के उस उजागर के कारण जो नई राष्ट्रीयता की भावना भारतीयों में फैल रही थी, उसको एक नया डायरेक्शन देने का प्रयास ये लोग किया कि अब क्या होगा कि जनता दूसरी ओर चर्चा करने लगेगा। लिखिए इस चीज को, समाचार पत्र के द्वारा
ब्रिटिश विरोधी नीतियों को लागू करना, नीतियों को उजागर करना, लागू करना नहीं, उजागर करना। हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं हर बार यही बात कहता हूं कि अगर आप विश्व के इतिहास के सिलेबस को अगर आप सिलेबस में बांध करके देखेंगे तो वो महज एक प्रश्न है मेंस का 12.5 मार्क, या किसी साल 10 और 15 यानी 2 क्वेश्चन मैक्सिमम हो सकता है, मात्र वो 25 मार्क। लेकिन अगर आपको विश्व के इतिहास का समझ नहीं है तो समझ लीजिएगा कि पिछले 2-3 साल का इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ने का कोई आप बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। यानी पास करने वाला नंबर लाने के लिए आपके पास बेस होना चाहिए। करंट टॉपिक तो आपको पता हो ही, अब तो हम करंट आपको पढ़ा के भी दिखा दिए, इसलिए अब तो हम विरोध में भी कहेंगे तो आपको ऐसा नहीं एहसास होगा कि सर को करंट नहीं आता है। करंट तो चाहिए ही, लेकिन उसका बेस चाहिए। तो बेस के लिए विश्व का इतिहास पढ़ना होता है, और विश्व का इतिहास अगर आप ठीक से नहीं पढ़े हैं तो मॉडर्न इंडिया में आप लड़खड़ा रहे हैं, ऐसे समझिएगा। देख लीजिए अभी तुरंत विश्व स्तर पर 2 घटना ऐसा घटा कि अंग्रेज को लगा कि डाइवर्ट करो। एक कमजोर देश, 2 ऐसा घटना घटा, एक शक्तिशाली देश को हरा दिया। जापान रूस को पराजित कर दिया इसी बीच में, और एबिसीनिया जैसा कमजोर देश इटली जैसे मजबूत देश को पराजित कर दिया। ये हम लोग पढ़ते हैं जब मॉडर्न इंडिया में कि अपने यहां राष्ट्रीयता की भावना का विकास कैसे हुआ है, तो हम लोग को भी लगा कि इतना छोटा सा कंट्री, अगर उनमें राष्ट्रीयता की भावना थी तो वो बड़े देश को, ताकतवर को हरा दिया, तो हम तो इतने विशाल देश वाले, हम इस इंग्लैंड से कैसे हार जाएंगे। तो इस चीज पर हमारा ध्यान नहीं पहुंचे, इसके लिए डाइवर्ट कर देते हैं ये एक्ट दे करके, और इससे क्या होगा कि भारतीयों में चर्चा बट जाएगा। ये अंग्रेज सोच रहा है, ठीक है, लिखिए इस चीज को। एबिसीनिया द्वारा इटली को तथा जापान के द्वारा रूस को पराजित किए जाने से भारत में राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन। अब अगर इस एक्ट को पारित कराने में अगर हम लोग लाल बाल पाल को भूल जाएंगे तो ये हम लोगों की कृतज्ञता होगी, सबकी भूमिका है। इनके कारण जो वर्ग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सिद्धांतों से मान लीजिए विचलित हो गया था, नहीं मानने को तैयार था, वह वर्ग को अगर संगठित करने का प्रयास किए तो लाल बाल पाल, तो इनके नेतृत्व में भी एक बड़ा संगठन खड़ा हो गया, तो वहां भी जो है माइंड डाइवर्ट करना है, इस एक्ट को पारित किया। यानी मूल उद्देश्य था कि भारतीयों को संगठित होने से रोकना है, ये एक्ट दे करके। लिखिए इस चीज को। लाल बाल और पाल जैसे नेताओं के नेतृत्व में भारतीयों का संगठित होना क्रांतिकारियों के भी योगदान को समझना है। मतलब वो आगे चलकर भगत सिंह होंगे, खुदीराम बोस होंगे,
लेकिन इसी समय से हमारा 1909 के आसपास देख लीजिए, हमारा जो है क्रांतिकारी आंदोलन भी शुरू हो गया। अभिनव भारत, इन सबों की स्थापना होने लगी। तो क्या देख रहे हैं, उन क्रांतिकारी नेताओं के नेतृत्व में, अब मान लीजिए जो राष्ट्रीय कांग्रेस से नहीं मतलब कि जो भारतीय जनता सहमत हुआ एक वर्ग, तो उसको लाल बाल पाल संगठित किए। अगर कोई एकदम युवा वर्ग उनसे भी नहीं संगठित हो रहा है, तो क्रांतिकारियों ने जो युवाओं को संगठित किया, तो क्या हुआ, वहां से ध्यान को भटकाने के लिए ये एक्ट पारित हुआ। तो लिखिए, भारत की समस्याओं के प्रति, भारत के समस्याओं के प्रति अंग्रेजी उदासीनता के कारण भारत में युवा क्रांतिकारियों का संगठित होना और अंतिम में मॉर्ले को भी एक लाइन कह दीजिए कि वह एक बाकी सचिव के तुलना में उदार व्यक्तित्व का था, तो वो भी थोड़ा बहुत समर्थन किया। तो लिखिए, मॉर्ले जैसे उदारवादी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया नियुक्त किया जाना। तो ये जो है ये कारण था। अब जरा सोच कर देखिए तो कि ये मध्य प्रदेश और राजस्थान का ग्रुप ए का क्वेश्चन है कि नहीं, 40 शब्द 50 शब्द 60 शब्द में लिखने के लिए कहता है। अगर यहाँ एक इंट्रोडक्शन लगा दिया जाए तो ये आपके उतने बड़ हो जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रीलिम्स की तैयारी केवल और केवल प्रीलिम्स पास करने के लिए नहीं किया जाता है। पास का तो आप देख ही रहे हैं कि अगर मान लीजिए आप आईएएस का एग्जाम देने गए तो 200 मार्क का एग्जाम है, तो 110 के आसपास मेरिट घूमता है। तो अगर आप 120 की तैयारी करके बैठे हैं कि इतना आ जाए प्लस माइनस करके, तो आप हमेशा ही विनर हैं। लेकिन मेंस में हम आंसर करने के लिए प्रीलिम्स के बाद नहीं जगें। प्रीलिम्स के समय पहले फैक्ट्स मजबूत कर लें, जिससे कि जब हम आंसर राइटिंग करने जाएं तो उस वक्त सुंदर सुंदर बात नहीं सुनना है हम जैसे पुराने लोगों का। हाउ टू राइट, पहले फैक्ट्स चाहिए साहब। हाउ टू ईट के पहले चावल दाल रोटी चाहिए तो ईट होता है। आंसर फॉर्मेटिंग, क्यों लिखना पूरा आंसर नहीं आता है, फॉर्मेट कराने बैठे हैं। यही प्रॉब्लम है कि फॉर्मेटिंग करने के लिए तो सब तैयार हो जाता है, हाउ टू राइट बोलने के लिए सब तैयार हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, अरे भाई दुनिया जानता है इस बात को। लिखना क्या है, एक प्रश्न तो लिख के दिखाओ, तब मेरे बच्चों को पता चले कि भाई आप जो लिखे हैं वो सही है या नहीं है। उस समय हर टीचर छिप जाता है, टॉपर्स का कॉपी देने लगता है। भाई आपका आंसर नहीं काम कर रहा है क्या? आप लिख कर दिखाइए कि आंसर कैसे लिखा जाता है 200 शब्द में। मैं क्लास में लिखाता हूं बोल करके कि अगर ये गलत है तो मैं जिम्मेदार हूं इसके लिए। तो ध्यान रखिएगा, जब तक आप ये ऑब्जेक्टिव चीजों को नहीं समझेंगे तब तक वो हाउ टू राइट हाउ ही रह जाता है। चलिए अब आगे बढ़े हम लोग। उसके पहले एक बार समराइज कर देते हैं। पहला कारण क्या निकला? 1892 के जो एक्ट थे वो भारतीय आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सके। दूसरा कारण क्या निकला? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीयों की अवस्था को सुधारने के लिए निरंतर मांग कर रहे थे, तो कोई जन आंदोलन नहीं खड़ा हो जाए, इसलिए डाइवर्ट करने के लिए ये लोग ये बिल ले आए। कर्जन की निरंकुशतावादी नीतियों के कारण भारतीयों में असंतोष था, उस असंतोष को दबाने के लिए ये जो है, या दबाना नहीं कहना है, डाइवर्ट करने के लिए ये बिल आ गया। और समाचार पत्र जो हमारा था वो इतना ज्यादा ब्रिटिश विरोधी नीतियों को उजागर किया था कि उन चीजों को से डाइवर्ट करने के लिए जो है ये एक्ट लेकर के आए।
और ये जो इंटरनेशनल घटना घटा कि दो कमजोर देश या छोटा देश एक दो ताकतवर देश को हरा दिया, उससे भारत के अंदर जो राष्ट्रवाद जगा, उस राष्ट्रवाद को डाइवर्ट करने का ये लोग प्रयास कर रहा था। और लाल बाल पाल और भारत के जो है युवा क्रांतिकारी नेता, इन दोनों के प्रयासों से जो भारतीय संगठित हो रहे थे, उस कारण से भी ये उनको डाइवर्ट करना चाहते थे। और अंत में ये लिखना हो तो लिखना है, और अगर वर्ड पूरा हो जाए तो नहीं लिखना है कि मार्ले जैसा उदार, वो उतना उदार होता न तो कहता कि भारत को आजाद कर दीजिए, तो इतना भी उदार नहीं था। कहिए हाँ ठीक है, उसके जैसा एक उदार व्यक्ति था, जिस कारण से ये एक्ट पारित हुआ। ये था हमारा इस एक्ट के पारित किए जाने के कारण। अब देखें इस एक्ट में प्रावधान क्या हुआ, जोगवाई क्या हुआ, प्रोविजंस क्या थे। तो लिखिए प्रावधान, सेकंड, प्रोविजंस, प्रावधान। सबसे पहले 1892 के एक्ट को ध्यान दीजिए। एक तरफ वायसराय की कार्यकारिणी होती थी, जिसमें 5 सदस्य थे, कल पढ़ा चुके हैं, और दूसरे तरफ अतिरिक्त सदस्य होते थे। ये 1861 में भी था, लेकिन उसमें 6 से 12 था, उसको बढ़ा करके 10 से 16 कर दिया गया। अब इसकी संख्या 16 से बढ़ा करके, इधर तो कोई चेंज नहीं करेगा, क्योंकि ये तो अगर भारतीय इसमें इन हो गया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। इसमें अब अतिरिक्त सदस्यों की संख्या इतनी हो जाएगी कि इसको केंद्रीय विधानसभा कहा जाना चाहिए अब, क्योंकि अब यहां 60 सदस्य हो जाएंगे। तो हम लोग अब जरा इस स्ट्रक्चर को यहां देखना शुरू करेंगे, और आप प्रावधान के रूप में लिखिएगा। यहां कोई चेंज नहीं हुआ, यहां पर ये 16 से 60 हो गए। इनका ब्रेकअप कैसे हुआ हम लोग ये देखेंगे। तो पहला लिखिए, केंद्रीय विधानसभा में, अब इसको हम लोग विधानसभा कह सकते हैं। केंद्रीय विधानसभा में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। अब देखिए, अब याद करिए, इसमें 2 प्रकार के सदस्य होते थे। एक कहलाते थे गैर सरकारी सदस्य, और एक कहलाते थे सरकारी सदस्य, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल। तो इसको अभी पहले बांट रहे हैं, फिर संख्या बताते हैं। गैर सरकारी सदस्य और सरकारी सदस्य। अब ये सरकारी सदस्य के बारे में केवल संख्या याद रखना है, क्योंकि ये तो वायसराय टोटल नॉमिनेट करेगा। इसके अंदर जो संख्या बताएंगे, उसमें जो है फिर निर्वाचन होगा, मनोनयन होगा। निर्वाचन में कहां से निर्वाचन होगा वो देखेंगे। तो लिखिए, इसमें 32 गैर सरकारी सदस्य होते थे और 28 सरकारी सदस्य होते थे। एक काम करते हैं, जगह की कमी के कारण, क्योंकि इधर तो फिर कुछ बढ़ेगा नहीं, तो इधर कर देते हैं सरकारी सदस्य और गैर सरकारी सदस्य। 32 गैर सरकारी सदस्य होते थे और 28 सरकारी सदस्य होते थे। ठीक है। अब इस 32 गैर सरकारी सदस्यों में कितने निर्वाचित होंगे और कितने वायसराय के द्वारा मनोनीत होंगे। यानी कि
ये इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, ये हम लोग यहां पढ़ रहे हैं। तो अब इसको हटा देते हैं। लिखिए, गैर सरकारी सदस्यों में 27 निर्वाचित होते थे और 5 मनोनीत होते थे। अब देखिए, अब जो आप पढ़ते हैं कि पहली बार मुसलमानों को कम्युनल अवार्ड दिया गया था, सांप्रदायिक निर्णय दिया गया था, तो यही है। अब इसको जरा महसूस करिए। इन 27 निर्वाचित सदस्यों में से मुस्लिम समुदाय के द्वारा 5 सदस्य चुने जाते थे। मतलब जरा समझिएगा, जैसे आज SC ST के लिए सीट आरक्षित है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जनता तो हम सब हैं उस इलाके के। हमारा सिर्फ उनके सामाजिक और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रख करके कि उनका लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए ताकि वो अपनी समस्याओं को रख सकें, इसके लिए हम उनके सीट को रिजर्व किए। लेकिन उस रिजर्व सीट में जो SC आता है वह भी वोट करेगा, जनरल भी वोट करेगा, OBC भी वोट करेगा, सब करेंगे, मुसलमान भी वोट करेगा। तो अगर वह सांसद चुनने के बाद मान लीजिए मेरी बात नहीं मान रहा है, मेरी यानी व्यक्तिगत नहीं, किसी एक वर्ग की बात नहीं मान रहा है, बिजली नहीं ठीक से दे पहुंचा पा रहा है, सड़क नहीं पहुंचा पा रहा है, तो आपके पास दूसरा SC कैंडिडेट तो है ना दूसरे दल का, आप मिल करके उनको सब मिलके वोट दे दीजिए, ये हार जाएंगे। तो वहां पे दलित हित को या ST हित को ध्यान में रखा गया है, उस व्यक्ति के हित की बात नहीं है। अगर वो जीतने के बाद उस क्षेत्र के पूरे जनता की बात नहीं सुनेगा तो जनता असंतुष्ट होकर के दूसरे दल के या किसी अपक्ष उस उम्मीदवार को चुन लेगा। लेकिन यहां ये बात नहीं है। यहां हुआ कि जैसे आज होता है कि SC ही SC को केवल वोट करेगा या ST ही केवल ST को वोट करेगा, केवल मुस्लिम ही मुस्लिम को वोट करेगा। उस केस में ये चुने हुए लोग पूरे जनता के रिप्रेजेंटेटिव नहीं हुए। उस केस में अगर हमारे इलाके से भी ये चुनकर चले जाते तो हम उनको अगर अपनी समस्या रखने जाते तो वो कहते कि भाई आप तो मेरे वोटर ही नहीं हो, मेरा वोटर केवल और केवल मुस्लिम है, तो मैं उनकी बात सुनूंगा। यही हुआ सांप्रदायिक निर्णय, ठीक है ना। तो लिखिए इस चीज को, निर्वाचित सदस्यों में से 5 मुस्लिमों के द्वारा, देखिए जो जमींदार थे उनको भी एक तरह से सांप्रदायिक ही निर्णय दिया गया कि केवल जमींदार ही चुनेंगे। ये ध्यान रखना है, ये पूरी तरह से विभाजित था, इसको हिंदू मुसलमान में नहीं तोड़िए अकेला। हम उस क्षेत्र के आम जनता हैं तो हम नहीं चुन रहे हैं, मेरा जमींदार चुन रहा है जिसके पास की 20,000 बीघा जमीन है। तो क्या देख रहे हैं, यह भी एक तरह का वही था, वो जमींदार मेरी बात क्या सुनेगा अगर हम उसको कहने जाएंगे तो। जबकि सोचिएगा कि मैं एक टीचर हूं, इसको जो है अन्यथा में नहीं लीजिएगा, मैं आपको पढ़ाने आया हूं, मैं भी तो रजनीश सिंह तोमर उस वर्ग से बिलोंग करता हूं, लेकिन नहीं, मैं आपको प्रोविजन बताने आया हूं कि यह भी देख लीजिए एक वर्ग के ही लोग हैं जो उनको चुनेंगे। लिखिए 6 सदस्य जमींदारों के द्वारा या जमींदार वर्ग के द्वारा चुने जाएंगे। फिर देखिए एक सीट दिया गया जो भारत के उस समय मुस्लिम जमींदार थे। यानी क्या देखे, ये देखिए हिंदू जमींदार 6 को भेजा तो उसके सामने 6 मुस्लिम को भी यहां पे बराबर कर दिया ये लोग काउंटर में। तो लिखिए मुस्लिम जमींदारों के द्वारा 1, अब देखिए बंबई की जो व्यापारी सभा थी उनसे 1 लोग चुनकर आते थे।
फिर सुनिएगा, बंगाल की जो व्यापारी सभा थी, यानी ये जो है ना, ये पूरी तरह से वर्गीय मताधिकार ही था, यानी किसी एक पे ब्लेम नहीं करना है, हमको कई टुकड़ों में तोड़ने का प्रयास किया। तो फिर से रिपीट करते हैं, निर्वाचित सदस्यों में से 5 मुसलमानों के द्वारा, 6 जमींदारों के द्वारा, 1 मुस्लिम जमींदारों के द्वारा, फिर लिखिए 1 बंबई की व्यापारी सभा के द्वारा, 1 बंगाल की व्यापारिक सभा के द्वारा, और अब जरा गिन करके देखिए, 2, 1, 3 और 11, 14, बच गए 13। 13 लोग जो हैं वो आज ही जो चुनाव हुआ राज्यसभा का, समझिए उस प्रोसेस में चुन कर आते थे। प्रांतीय परिषद जो था, प्रोविंशियल काउंसिल, क्या कहते हैं, बंबई का, मद्रास का, बंगाल का, वहां से चुन करके ये 13 आते थे। लिखिए, तथा 13 सदस्य प्रांतीय विधान परिषद सभा के, जरा समझ लीजिएगा, प्रांतीय विधान परिषद सभा के, एकदम क्लियर, वहां भी ऐसे ही सरकारी और गैर सरकारी था, तो गैर सरकारी सदस्य चुनकर भेजते थे, सरकार अपने ऊपर नहीं लिया था। लिखिए, प्रांतीय विधान परिषद के गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा चुने जाते थे। ये हो गया, ठीक है। अब अगर इस केंद्रीय विधानसभा का आपको वर्गीकरण करना हो तो कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, इस केंद्रीय विधानसभा के अंदर ये ऐसे वायसराय की कार्यकारिणी को भी ध्यान रखना है, वो भी थे, कानून बनाते समय वो लोग भी आ जाते थे। तो जरा देख लीजिए किनका बहुमत था, 28-5-33 सरकार का आदमी, मनोनीत जिसको करेगा वायसराय 33-5-38 सरकार का आदमी, 60 में से बहुमत किसका, ठीक। और जो पासा फेंका, अगर उसमें जो लोग फंस जाएंगे, जैसे इनको और इनको और इनको भी, मान लीजिए अगर वायसराय कहे कि भाई मेरे कृपा से आप यहां तक पहुंचे, ये बिल्कुल नहीं बात मानेगा, क्योंकि प्रांतीय विधानसभा फिर वहां से चुनने की बात आती है। तो आप देख लीजिए कि बहुमत तो सरकार का ही है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी इसमें एक्सपेंशन करके इसको लोकतांत्रिक बनाने का प्रयास किया। तो सुनिएगा, अब अगर आपको ऑब्जेक्टिव परीक्षा में प्रश्न पूछ दे कि 1909 के एक्ट के तहत जो केंद्रीय विधानसभा बनाया गया था, इसमें टोटल कितने सदस्य थे, तो तब जो है ध्यान दीजिएगा, तब इसको ऐसे समझिएगा, टोटल 65 सदस्य थे। क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, तब इसमें 65 सदस्य थे। कहेगा केंद्रीय विधानसभा में अतिरिक्त सदस्य कितने थे, तो कहिएगा 60 थे। क्लियर। अब अगर पूछे कि केंद्रीय विधानसभा में कुल कितने प्रकार के सदस्य थे, तो ये देखिए, इनको कहा जाएगा पदेन सदस्य, एक्स ऑफिशियो मेंबर, कि जो आदमी वायसराय होगा वही आएगा, या जो आदमी वायसराय की कार्यकारिणी में होगा वही यहां पर जो है आकर के इसका मेंबर बनेगा। दूसरा कौन होगा, तो दूसरा मेंबर ये है, इसको क्या कहिएगा, मनोनीत सरकारी सदस्य। देखिए कितने प्रकार के मेंबर थे वो ध्यान रखिएगा। तीसरा प्रकार ये था, ये कौन थे, मनोनीत गैर सरकारी सदस्य, गैर सरकारी सदस्य, और ये कहलाएंगे निर्वाचित सदस्य। तो कुल मिलाकर के 1909 के एक्ट के तहत जो केंद्रीय विधानसभा बनाई गई उसमें 4 प्रकार के सदस्य होते थे। लिखिए इस चीज को,
और ध्यान रखना है कि प्रांतीय विधानसभा भी ऐसे ही चलेगा, इसीलिए यहां पर ध्यान देकर के पढ़ रहे हैं। तो लिखिए, व्यवस्थापिका सभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ ये, व्यवस्थापिका सभा में 4 प्रकार के सदस्य होते थे। फर्स्ट, पदेन सदस्य, एक्स ऑफिसियो मेंबर, उसके सामने डॉट देके लिखिए वायसराय और उनकी कार्यकारिणी के सदस्य, वायसराय और उसकी कार्यकारिणी के सदस्य। क्वेश्चन भेजे हैं, मिला के देख लीजिएगा, इस तर्ज पे प्रश्न है। दूसरा लिखिए, मनोनीत सरकारी सदस्य, नॉमिनेटेड ऑफिशियल्स। अब इसके बारे में तो क्लियर ही है। फिर लिखिए तीसरा, मनोनीत गैर सरकारी सदस्य, नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल्स। और चौथा लिख दीजिए निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर। ये जो है केंद्रीय विधानसभा की स्थिति हो गई। अब 1909 में अगर आप ये जान गए ना, तो बस समझ लेना है कि यही द्विसदनात्मक हो जाएगी 1919 में, यानी हमको राज्यसभा और लोकसभा मिल जाएगा। इतना ही होना है, ठीक है। तो अब जरा आगे बढ़े, अब देखें प्रांत में क्या हुआ। तो प्रांत में भी व्यवस्था यही रहा कि एक तरफ पदेन सदस्य, प्रांतीय वायसराय और उसकी कार्यकारिणी, उसके बाद मनोनीत सरकारी सदस्य, उसके बाद मनोनीत गैर सरकारी सदस्य और निर्वाचित सदस्य। लेकिन अलग अलग प्रांतों की जनसंख्या अलग अलग होने के कारण कैसे हम लोग विधानसभा पढ़ते हैं, केवल अब सीट पढ़ते हैं कि किस राज्यों की कितनी थी। तो व्यवस्था यही था, लेकिन केवल सीट अब याद रखना है जो इंपॉर्टेंट थे, बंबई, मद्रास, कलकत्ता, बंगाल, कि उनको कितना दिया गया। तो लिखिए, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या में प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। कितना वृद्धि किया गया? तो बंगाल, मद्रास और मुंबई, इन तीनों जगह में 50 सीट कर दिया गया। तो लिख लीजिए, बंगाल, मद्रास और मुंबई में सीटों की संख्या 50 कर दी गई। इसके अलावा जितने भी प्रांत बच गए अब बाकी, उसमें जो भी प्रांत था उसमें सीटों की संख्या 30 कर दी गई। तो लिख लीजिए, अन्य प्रांतों में सीटों की संख्या 30 कर दी गई। जरा एक बार पन्ना पलट के देखिए, मनोनीत सदस्य आपका 33 होता है, 28 सरकारी मनोनीत सदस्य था, अब 5 गैर सरकारी मनोनीत सदस्य था। 60 में किसका बहुमत है? मनोनीत सदस्य का। लेकिन प्रांत के पास चूंकि शक्ति ही नहीं था, तो वहां पलट दिया गया था, वहां निर्वाचित सदस्यों की संख्या ज्यादा कर दिया गया था, अब केंद्र में मनोनीत सदस्यों की संख्या अधिक थी। इतना ही अंतर था, बाकी स्ट्रक्चर यही था। लिख लीजिए इस चीज को, केंद्र में मनोनीत सदस्यों की संख्या अधिक थी, जबकि प्रांतों में
निर्वाचित सदस्यों की संख्या अधिक थी। पूरा आपको 1935 का एक्ट भी ऐसे ही चार्ट में समझाएंगे कि कैसे कैसे चुनाव हुआ था। और भाषा में तो पॉलिटी में सारा नोट्स बना हुआ है। आज ही हिंदी में मैं 500 पेज लिख चुका हूं और अनुवाद भी हमारा कोई कमजोर नहीं है, वो भी लगभग 300 पेज से आगे हो चुका है टोटल अगर मिला दीजिए तो नोट्स तो सब बना हुआ है। चैप्टर खत्म होगा आपको भेजते जाएंगे, लेकिन नोट्स में हर चीज भाषा में होता है और क्लास में ये चीज चार्ट में बताया जाता है जिससे कि आपको एकदम क्लियर हो जाए। तो देखिए अब जरा पिछला एक्ट को याद करिए। अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है, तो इसमें अगला प्रावधान यही किया गया कि भाई अनुपूरक प्रश्न भी आप पूछ सकते हैं। तो लिखिए, केंद्रीय और प्रांतीय विधान सभा की शक्ति में केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभा की शक्ति में वृद्धि की गई और उन्हें सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। एक चेंज इस वायसराय के कार्यकारिणी में किया गया। भारतीयों को इसमें शामिल किया गया। ठीक है, अब सुनिएगा, यहां शामिल करिएगा तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया में जो 15 लोग था उसमें भी करना होगा। भले आप 2 ही करिए कि इनका बहुमत नहीं हो। तो अगला चेंज इस एक्ट में यही हुआ कि वायसराय की कार्यकारिणी में भी भारतीय शामिल हुए और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की जो कार्यकारिणी थी, जो हम आपको ऐसे बना के कल दिखाए थे, इसमें भी भारतीयों को शामिल किया गया। अब देख लीजिए कैसा खतरनाक क्वेश्चन बना कि आपको अगर 1 लाइनर क्लास 3 में पूछ दे कि वायसराय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के कार्यकारिणी में भारतीयों को प्रवेश निम्न में से किस एक्ट के द्वारा मिला, तो 1909 के एक्ट के द्वारा। और अगर ये नहीं पूछेगा तो कह देगा मॉर्ले मिंटो सुधार के द्वारा। लिख लीजिए इस चीज को, वायसराय और भारतीय परिषद की कार्यकारिणी में, उसको वहां हम इंडियन काउंसिल कहते थे, वायसराय और भारतीय परिषद की कार्यकारिणी में भारतीयों को शामिल किया गया। चूंकि ये पहला है इसलिए जरा जाने कि वो कौन 2 व्यक्ति थे जिनको इंग्लैंड में शामिल किया गया और यहां पर जो है भारत में किस एक भारतीय को शामिल किया गया। तो देखिए, एक कृष्ण सी गुप्ता जी थे, ब्रैकेट में लिखने के बाद ध्यान दीजिएगा, ICS थे ये। इसका मतलब क्या हुआ कि ये उनके ही वर्ग में से थे। हाँ, ये बात जरूर है कि ये वहां भारतीयों का प्रश्न जरूर उठाते होंगे, बट ये सरकारी नौकर ही थे। और दूसरे थे सैयद हुसैन बिलग्रामी। देखिए यहां भी जब 2 आदमी को ये लोग नियुक्त किया, कहां, इंग्लैंड वाले भारतीय परिषद में, तो एक हिंदू और एक मुसलमान, ये 2 को करके ये बैलेंस करने का प्रयास किया। लिखिए इस चीज को, कृष्ण सी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को, कृष्ण सी गुप्ता
और सैयद हुसैन बिलग्रामी को इंग्लैंड में स्थित भारत सचिव के परिषद में शामिल किया गया। अब देखें वायसराय के कार्यकारिणी में कौन शामिल हुए थे, तो उनका नाम था सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा। कुछ किताबों में प्रसन्नो भी लिखा हुआ मिलेगा, लिखिए सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा ये बड़े लॉयर थे। पहले इनको विधि सदस्य के रूप में लिया, अब बाद में परिषद में ले लिया। तो लिखिए सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा प्रारंभ में वायसराय की कार्यकारिणी में विधिक सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। और इन्हें लॉर्ड की उपाधि दी गई थी। जरा आगे लिखने के पहले अपने स्वतंत्रता संग्राम को देखिए। इंग्लैंड में राजा होता था, उसके नीचे लॉर्ड होता था। यह था वहां का फ्यूडल सिस्टम, सामंतवादी व्यवस्था। इसको कहते थे वहां मैनर सिस्टम। फिर लॉर्ड के नीचे अर्लिया बैरन होता था, ये इनको चुनता था। और फिर इसके नीचे नाइट होता था, ये इनको चुनता था। और ये इनको नहीं चुनता था, इनके खेत में ये बेचारे काम करते थे। तो बाद में जब वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण सेम अपने इंडिया के जैसा जब ये सामाजिक स्ट्रक्चर टूटेगा, गांव में रहने वाला व्यक्ति जो कल तक बहुत खेत वाला आदमी था, गांव में आकर के शहर में आके सुपरवाइजर हो जाएगा, भले वो उच्च कास्ट से हो। तो अगर कोई दूसरा उसके सामने, अगर कोई मान लीजिए ओबीसी या दलित वर्ग से है, वो भी अगर उस फैक्ट्री में सुपरवाइजर ही है, तो 10 दिन के बाद दोनों साथ ही बैठ के खाना खाने लगे। तो ये जो सामाजिक व्यवस्था इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण वहां चरमराया इंग्लैंड में, तो उसके बाद क्या हुआ, तो वही जो आज समाज में हम कहते हैं करे ये तो उच्च वर्ग है, लेकिन जबकि बेचारा है क्या, तो एक ऑफिस में क्लर्क है। तो उसी तरह ये लॉर्ड लिखने वाले लोग अपने को वहां पे उस समय क्या हुआ, बड़े हाई फाई समझने लगे। इनको दिया ये उपाधि, ठीक। आज जो उनसे प्रश्न पूछते थे महात्मा गांधी, उनको कहा कि आपको नाइट का उपाधि देंगे। जरा राष्ट्रीय आंदोलन का जब तुलना करिए ना, तो ध्यान रखिएगा कि गांधी जी तैयार ही बैठे थे नाइट का उपाधि वापस करने के लिए। वो तो बस जलियांवाला बाग कांड एक मौका मिल गया उनको कि इसी में दोनों काम एक साथ हो जाए। जरा सोच के देखिए कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के वो नेता जो उनके सामने खड़े थे, उनमें से एक को इसने लॉर्ड की उपाधि नहीं दिया। क्यों? क्योंकि फिर लॉर्ड माउंटबेटन, जरा सोचिएगा, और लॉर्ड मोहनदास करमचंद गांधी सामाजिक स्ट्रक्चर में एक हो जाएगा दोनों, फिर तो दोनों एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर गप करने लगेंगे। ये उनकी सोच थी। मॉडर्न इंडिया को समझने के लिए, बल्कि इतिहास को समझने के लिए किताब नहीं, आपको अपना एनालिसिस भी आना चाहिए। सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा दरअसल एक लॉयर थे, उनका तन मन धन से सेवा किए थे, तो उनको लॉर्ड का उपाधि देके बिठा दिया। लेकिन अपने को संतुष्टि एक बात का तो है कि आज न अपना आदमी बिठाए हो, लेकिन इसके बाद जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन शुरू होगा और जैसे जैसे हम मजबूत होंगे,
तब तो कभी यहाँ कोई ऐसा आदमी आएगा जो हमारी बात करने वाले वहां बैठेंगे। यही डिफरेंस समझना है इस एक्ट का। नहीं तो गांधी जी नाइट और सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा लॉर्ड, देख लीजिए ये फर्क है। चलिए लिखिए, तो अब ब्रैकेट में लिखिएगा जो लिखाने जा रहे हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे, प्रश्न ध्यान रखिएगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के इन काउंसिल में प्रवेश करने वाले निम्न युग्मों में से प्रथम युग्म कौन थे? जोड़ा में से प्रथम कौन थे? तो ये दोनों नाम देगा। और जब कहेगा कि निम्न में से वायसराय की कार्यकारिणी में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय कौन थे, अब जिंदगी में नहीं भूलिएगा। अब वही अगर ऐसा किताब खरीद लीजिए जिसमें कि नहीं ऐसे लगा देते हैं, ऐसे लगा देते हैं, चलता बनता है तो हाथ बना देते हैं, बैठ के पीठ रगड़ के रटते रहिए, वायसराय की कार्यकारिणी में प्रवेश करने वाले पहले सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, तो भूल जाइएगा। इसीलिए कंटेंट के साथ पढ़िए। तो ब्रैकेट में लिख लीजिए, ये वायसराय की कार्यकारिणी में, ये वायसराय की कार्यकारिणी में प्रवेश करने वाले प्रथम भारतीय थे। अब इस एक्ट का मूल्यांकन करें कि क्या है। तो तीसरा नंबर दीजिए। पहला क्या पढ़े थे? इस एक्ट के पारित होने का कारण। दूसरा क्या पढ़े हम लोग? इसके प्रावधान। अब जरा कर पढ़े इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। सबसे पहला तो विधानसभा में सदस्यों की वृद्धि की गई। भले नॉमिनेटेड सदस्य ज्यादा थे बट निर्वाचित सदस्य भी तो आए, तो एक तरह से लोकतंत्र की शुरुआत हुई। लिखिए इस चीज को, विधानसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि किए जाने से आधुनिक भारत में, क्योंकि ऐसा नहीं कहेंगे हमारे पास गणराज्य पहले से भी था, इसी टाइप का था, तो लिखिए आधुनिक भारत में लोकतंत्र की शुरुआत हुई। दूसरा, पहली बार ठीक से, ऐसे तो 1892 में ही मिल गया था, भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया। अब 27 लोग जो हैं प्रतिनिधित्व दिया गया, निर्वाचित। अब 5 मनोनीत इधर वाले गैर सरकारी भी वही होंगे, तो इतने लोग जो है वहां रिप्रेजेंटेशन मिला। तो लिखिए भारतीयों को प्रथम बार प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। तीसरा, क्या तो बजट पर भी पूछेंगे, तो बजट पर बहस करने का व्यापक अधिकार मिला। तो लिखिए बजट पर बहस करने का व्यापक अधिकार मिला। अगला, ये बंगाल विभाजन के कारण जो डैमेज हुआ था, हिंदू मुस्लिम एक होकर के झंडा लेके खड़े हो गए थे, तो उसमें से जो इनको मुसलमानों को पृथक करना था उस आंदोलन से, तो उसके लिए इस एक्ट में उनको ज्यादा प्रसन्न करने का प्रयास किया गया। लिखिए भारतीय मुसलमानों को अधिक प्रसन्न करने का प्रयास किया गया। और पहली बार हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम से परिचित हुए। 60 लोग बैठ करके चर्चा करेंगे, बहस करेंगे। लिखिए प्रथम बार संसदीय शासन व्यवस्था, प्रथम बार संसदीय शासन व्यवस्था से भारतीयों को परिचय हुआ।
अब एक आध लिमिटेशंस देख लें, सीमा क्या था इसका। और देख लीजिए, इतना लिखते ही स्टेट सर्विस के फुल 200 शब्द वाले क्वेश्चन बन गए, या 250 वर्ड्स वाले क्वेश्चन बन गए। कि आईएएस में तो इतना इजी नहीं पूछेगा, लेकिन अगर ऐसे स्टेट सर्विस में कह दे कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के, नहीं पहले ऐसे देगा, उन परिस्थितियों का विवरण दें या विश्लेषण करें जिसके कारण भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को पारित किया गया। फिर कहेगा, तेल जोड़ देगा, इस अधिनियम के प्रावधान, महत्व, मूल्यांकन और इनकी सीमाओं का वर्णन करें। तो लिखिए सीमा। सबसे पहले क्या हुआ, तो भाई हम जो मांग रहे थे स्वायत्तता, वो तो मिला नहीं। तो लिखिए पहला, भारतीयों को स्वायत्तता का अधिकार नहीं मिला। दूसरा, ये जो संसदीय व्यवस्था था ये केवल एक दिखावा था। अरे ज्यादा तो आप मनोनीत सदस्य रखे हैं, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है इसमें। लिखिए संसदीय व्यवस्था का दिखावा किया गया। तीसरा, जो देखे निर्वाचन प्रणाली, खाली मुसलमान ही नहीं, जमींदार से ही क्यों चुना जाएगा, आम जनता क्यों नहीं चुनेगा। या ये जो ये बंबई और बंगाल यहाँ के जो व्यापारी सभा थे, तब बाकी जनता क्यों नहीं चुनेगा। तो कुल मिलाकर के इनका ये निर्वाचन प्रणाली ही दोषपूर्ण था। लिखिए निर्वाचन प्रणाली दोषपूर्ण थी, निर्वाचन प्रणाली दोषपूर्ण थी। मैंने इसमें बहुत प्रॉब्लम था, महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो फिर तो ये पूरा का पूरा कहिए एक तरह से कि कुछ लोगों को खुश करने के लिए, खाली मुसलमान नहीं कहना है, कुछ लोगों को खुश करने के लिए सभी वर्गों के ये जो है प्रयास किया गया था। फिर लिखिए एक जो है आगे नहीं लिखा है, प्रांत में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा उसकी कार्यकारिणी भी ऐसी ही होगी, लेकिन वो कार्यकारिणी बनेगा कि नहीं ये वायसराय के इच्छा पे था इस एक्ट में। तो फिर ये तो प्रांतों में वो बनने ही नहीं देगा, ताकि सारा सत्ता अपने हाथ में रखे रहे। लिखिए इस चीज को, प्रांतों में कार्यकारी परिषद की स्थापना गवर्नर की इच्छा के बिना संभव नहीं था। यहां तक जो है आपने पढ़ा तीसरा पेज, पहला दिन चार्ट बना के पढ़ा है। अब जब हमारा स्वशासन का आरंभ होगा, चौथा पेज क्या पढ़ाए थे, स्वशासन का आरंभ 1919 से 1947। तो ये बताइए कि अब तो इंडियन काउंसिल एक्ट नाम होना चाहिए कि भारत सरकार नाम होना चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट होना चाहिए, हिंद धारो जिसको आप गुजराती में कहते हैं। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं भारत सरकार अधिनियम 1919। अब ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि स्वशासन के बिना था भारतीय परिषद अधिनियम। आज जहां से हमको स्वशासन देने का प्रयास किया वहां से हम क्या नाम रख दिए, भारत सरकार अधिनियम। और 1857 के पहले हम क्या करते थे, चार्टर, अब भारतवर्ष तो था ही नहीं, पिट्स इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, यानी वो वहीं से सब कुछ तय कर लेते थे, उसमें इंडिया का कोई स्थान नहीं होता था। अब जरा इसका एक दो लाइन पहले फैक्ट्स देखें, फिर देखेंगे क्या कारण था कि 1909 का इतना अच्छा बिल आने के बाद इसको लाने की आवश्यकता पड़ी। तो पहले एक दो लाइन लिखिए 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा किया कि उसका उद्देश्य भारत में
क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना है। यानी अब अंग्रेज भी समझ गया कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंडियन के द्वारा ही इंडिया में बनेगा, यानी कि एक तरह से होम रूल हमको देने की बात वो करेगा कि भाई हमारा उपनिवेश आप बने रहिए 1919 के हिसाब से, आपको सब कुछ फ्रीडम देंगे, लेकिन आप एक प्रांत के तरह हमारे साथ ट्रीट करिए, आप प्रांत हो जाइए और हमको, लेकिन ये एक तरह का अधिसंघ होगा, वो आगे बताएंगे। तो क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना, रातों रात हम 1919 में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते हैं क्योंकि आपको शासन चलाने का अनुभव नहीं है, ये उनका कहना था। तो क्या कहते हैं, इसलिए उन्होंने ये घोषणा किया। अब सुनिएगा, इस समय हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे मॉन्टेग्यू, ठीक ना, और हमारे जो भारत के वायसराय थे वो थे चेम्सफोर्ड। ये थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया और ये थे वायसराय, इसीलिए हम लोग कहते हैं इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। लिखिए इस चीज को। इस समय भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, भारत के सेक्रेटरी फॉर स्टेट ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया मॉन्टेग्यू थे, मॉन्टेग्यू थे तथा भारत के वायसराय चेम्सफोर्ड थे। भारत के वायसराय चेम्सफोर्ड थे, इसलिए इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, इसलिए इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। अगला, ये एक्ट 1919 में पारित हुआ और 1921 में लागू हुआ। इसीलिए इतिहास में पढ़ते हैं कि 1921 के चुनाव में गांधी जी ने भाग लेने का निर्णय नहीं लिया, जबकि एक्ट पारित 19 में ही हो गया। तो लिखिए इस चीज को, यह अधिनियम 1919 में पारित हुआ, परंतु 1921 में लागू हुआ। अब पहला कारण या परिस्थिति, जो भी है, जैसा प्रश्न है, परिस्थिति हमेशा ध्यान रखना है कि ये इंसान का नेचर है कि जीवन में जो कुछ भी मिलता है थोड़े दिन बाद उससे ज्यादा पाने का वो इच्छा करता है। जैसे जब तैयारी शुरू करते हैं सोचते हैं पीटी हो जाए, पीटी हो गया तो अब मेंस भी हो जाए, फाइनल सिलेक्शन हो जाए, ठीक है ना, फाइनल सिलेक्शन हो जाए तो हम टॉप कर जाएं। और कई टॉपर बोला है इसमें कि मैं तो चाहता हूं कि पिछले 20 साल के टॉपरों का एक परीक्षा हो जिसमें पता चले कि टॉपरों का टॉपर कौन है, यानी अब बताइए उसका कहाँ इच्छा है। तो वैसे ही मॉर्ले मिंटो सुधार के समय लगा कि बहुत कुछ मिल गया, लेकिन थोड़े दिन बाद जब हम असंतुष्ट हो जाएंगे तो इसलिए एक नए एक्ट की आवश्यकता पड़ेगी कि फिर से कहीं एक राष्ट्रीय आंदोलन शुरू नहीं हो जाए। लिखिए, मॉर्ले मिंटो सुधारों के प्रति जनता में असंतोष। दूसरा, ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ उससे क्या हुआ कि जनता को नया नया न्यूज मिलने लगा।
अखबार में वर्ल्ड वार के जो देश के नाम आएंगे तो उससे इनको पता चलने लगेगा कि कौन डेमोक्रेटिक कंट्री है, कौन डेमोक्रेटिक नहीं है। और आप क्या देखे वर्ल्ड वार में कि मित्र राष्ट्र जो जीता तो वह सब डेमोक्रेटिक था, इसीलिए जीता, वहीं यहां प्रजातंत्र आ चुका था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण भारतीय जनता में प्रजातांत्रिक भावना प्रबल हो चुकी थी, इसीलिए उनको एक डेमोक्रेटिक संस्था देने की आवश्यकता महसूस की गई। इसीलिए वर्ड यूज किया गया स्वशासन या उत्तरदायी सरकार। लिखिए इस चीज को। प्रथम विश्व युद्ध के कारण जनता में प्रजातांत्रिक भावना प्रबल, प्रजातांत्रिक भावना प्रबल। अगला 1910 से लेके 1915 के बीच सरकार कुछ ऐसी दमनकारी नीति लेकर आया, जैसे क्रांतिकारियों को सप्रेस किया, गर्म दल के साथ बड़ी क्रूरता से पेश आया कि उससे भी जनता में आक्रोश था, उसको डाइवर्ट करना था। तो लिखिए 1910 से 1919 के बीच सरकार के द्वारा कई दमनकारी नीति लागू किया जाना, कई दमनकारी नीति लागू किया जाना। उन्नीस 1916 में जो लखनऊ पैक्ट हुआ उससे हिंदू और मुस्लिम में जो नजदीकियां आई उससे भी सरकार जो है परेशान हो गया और लगा कि फिर से यही कम्युनलवाद टाइप का जब संख्या बढ़ाएंगे तो उनका फिर संख्या बढ़ेगा, तो उससे जो है हमारे पक्ष में कुछ लोग आएंगे। तो लिखिए 1916 में लखनऊ पैक्ट के कारण हिंदू और मुस्लिम में नजदीकियां, इस समय तक लाल बाल पाल जो है उनको 3 स्टार कहा जाने लगा था, यानी ये इतना ज्यादा जनता में लोकप्रिय हो गए थे कि इनके आंदोलनों से जनता का ध्यान भटकाना था, इसलिए ये एक्ट लाने का प्रयास किया। तो लिखिए लाल बाल और पाल की लोकप्रियता का चरम सीमा पर होना, चरम सीमा पर होना। और चूंकि गांधी जी साउथ अफ्रीका में इनके साथ एक बार 2-2 हाथ कर चुके थे और इनको बैकफुट पे ला चुके थे, तो उनका यहाँ पे आकर के राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेना इनको लगा कि कहीं न कहीं हमको डाइवर्ट करना होगा, नहीं तो ये राष्ट्रीय नेताओं को अपनी ओर करेंगे और उसके बाद जो है फिर एक नया शक्तिशाली आंदोलन शुरू होगा। लिखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी का आगमन, और कुछ तात्कालिक कारण जलियांवाला बाग कांड वगैरह के कारण जो जनता में असंतोष था, तो लिख लीजिए जलियांवाला बाग कांड के कारण जनता में
असंतोष। ये थे मुख्य कारण। आपका ग्रुप ए का तो सवाल लगभग बन गया। और जब आपको पहले ही बताए हैं हम अपने ऑफलाइन क्लास के विद्यार्थी को कि हम यहां से आपको छोड़ ही नहीं सकते हैं, मॉडर्न इंडिया में फिर हम ही आके पढ़ाएंगे। कोई दूसरा क्लास हो तो वहां पे एक शंका बन सकता है कि भाई ये टीचर कह दिया, पता नहीं दूसरा वाला पढ़ाएगा कि नहीं। आज जब इतिहास में आएंगे तो अब इसको ऐतिहासिक दृष्टिकोण से और देखेंगे कि और क्या क्या कारण था जिससे कि जो है इनको ये एक्ट लाना पड़ा। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे प्रावधान, क्या क्या इसमें प्रावधान था। तो हेडिंग दीजिए सेकंड, प्रावधान। सबसे पहले हमको जाना पड़ेगा इंग्लैंड। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के कार्यकारिणी में क्या परिवर्तन हुआ, क्योंकि 1909 में तो 2 भारतीय प्रवेश कर चुके थे, तो अब तो 2 से संख्या बढ़ाना पड़ेगा ना। और जब वो संख्या को बढ़ाइएगा तो कार्यकारिणी की संख्या बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इनका बहुमत नहीं होना चाहिए भारतीयों का, ये तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखिए, जिसको हम लोग गृह शासन कहते थे, याद करिए उस समय, तो गृह शासन में परिवर्तन। और अगर ये लिखने में दिक्कत है मान लीजिए समझ में, तो लिखिए भारतीय सचिव के कार्यकारिणी में परिवर्तन। चलिए यही लिख डालिए, भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के कार्यकारिणी में परिवर्तन। देखिए, भारतीय परिषद जो वहां था, इंडियन काउंसिल, उसका तो अध्यक्ष अभी भी भारत का सचिव ही होगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ही होगा। तो पहला लाइन लिखिए, भारत परिषद का अध्यक्ष सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को नियुक्त किया गया। अब कार्यकारिणी के जो सदस्य थे उसकी संख्या 8 से 12 कर दी गई। तो लिखिए, भारत सचिव के कार्यकारिणी के आधे सदस्य नहीं, कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या 8 से 12 कर दी गई। देखिए, इसमें भारतीय सदस्य को फिक्स कर दिया 3, और जो ब्रिटिश सदस्य होंगे वो इनकी इच्छा पे है कि 5 से लेकर के 9 होंगे, 5 से लेकर के 9 होंगे। ठीक है, लिख लीजिए इस चीज को। कार्यकारिणी के सदस्यों में भारतीय सदस्यों की संख्या 3 निर्धारित की गई, जबकि ब्रिटिश सदस्य 5 से 9 निर्धारित किए गए। अब अगर 8 है तो 4, अब 12 है तो 6। इनमें से आधे सदस्य भारत में निवास किए हों, ये जरूरी, यानी उनको इंडिया में यहां रह के वो गए हों। तो लिख लीजिए,
कुल सदस्यों में से आधे सदस्य कुल सदस्यों में से आधे सदस्य भारत में निवास किया हो और इनका कार्यकाल फिक्स कर दिया भारतीय सदस्यों का, कहा कि ये जो नियुक्त होंगे वो 5 साल के लिए ही होंगे। लिखिए, भारतीय सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए निर्धारित कर दिया गया। और ये बहुत दिन से मांग उठ रहा था कि ये जब ब्रिटेन के मंत्री होंगे, याद करिए ये मिनिस्टर थे, तो फिर इनको इंडियन रेवेन्यू से तनख्वाह क्यों मिले। इनकी बात समझ में आती है कि ये तो भारत के लिए देख रहे हैं, बट ये तो ब्रिटेन का चुना हुआ आदमी है, ब्रिटेन के पार्लियामेंट का है, तो भारतीय राजस्व के जगह पे अब इनको ब्रिटेन में तनख्वाह मिलेगा। लिखिए, भारत सचिव का वेतन भारत के राजस्व के स्थान पर ब्रिटेन के राजकोष से दिया जाने लगा। ये हुआ चेंज ब्रिटेन, ठीक है। भारत सचिव के कार्यकारिणी में भारतीयों का सर्वप्रथम प्रवेश 1909, उसमें वृद्धि जो की गई वो 1919। अब देखें हम लोग भारतीय शासन में क्या परिवर्तन हुआ। लिखिए, भारतीय शासन में परिवर्तन, उसमें पहला नाम लिखिए केंद्रीय व्यवस्थापिका, सेंट्रल लेजिस्लेटिव। देखिए, वो वायसराय का जो है 5 आदमी तो आके बैठेगा ही, उसको नहीं जोड़ना है। अब जो इधर चेंज हुआ उसको जरा सा देखें। तो अब हमारी जो केंद्रीय व्यवस्थापिका है वो गुजराती में जो कहते हैं बेगृहों वाली, द्विसदनात्मक, बाई कैमरल हो गई। तो लिखिए इस चीज को, पहला केंद्रीय विधानसभा को या केंद्रीय विधायिका को द्विसदनात्मक किया गया। अब अपर हाउस क्या कहलाएगा, तो लिखिए इसमें उच्च सदन, राज्य परिषद कहा गया, स्टेट काउंसिल और निम्न सदन केंद्रीय विधानसभा कहा गया, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहा गया। अगला पॉइंट, राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60, और केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 145 निर्धारित की गई। क्लियर हो गया? यानी हमको राज्यसभा और लोकसभा एकदम कंफर्म अब मिल गया। अब आगे ध्यान रखना है, इसी स्ट्रक्चर में संख्या बढ़ेगा 1935 के एक्ट में, बस इतना ही ध्यान रखना है। अब याद करिए क्या हो सकते हैं, तो इधर रखते हैं निर्वाचित, क्योंकि अगर उनमें ब्रेकअप करना हो तो बनेगा, और इधर रखते हैं मनोनीत। तो 60 में जो है 33 सदस्य निर्वाचित होंगे और 27 सदस्य मनोनीत होंगे। लिख लीजिए, इनमें से
33 सदस्य निर्वाचित होंगे और 27 सदस्य मनोनीत होंगे। वायसराय इनको नॉमिनेट करेगा। अब याद करिए, जहां भी नॉमिनेशन है इस समय ये दो भागों में बटा हुआ है, सरकारी और गैर सरकारी। कितने जो हैं ऑफिशियल्स होंगे और कितने नॉन ऑफिशियल्स होंगे। तो लिखिए, इनमें से 17 सरकारी और 10 गैर सरकारी होंगे। क्लियर हो गया। अब ये जो निर्वाचित सदस्य है, अब इसमें तो वैसे ही वर्गीय वोट होगा कि कितने मुस्लिम कितने क्या। तो लिखिए, निर्वाचित सदस्यों में से मुस्लिम उम्मीदवार 11 होंगे, गैर मुस्लिम उम्मीदवार 16 होंगे, सिख उम्मीदवार 1 होंगे, और जो यूरोपीय लोग यहां पे व्यापार करता था तो उनके वोट से भी लोग चुनकर आएंगे, वो 3 होंगे। तो लिखिए, यूरोपीय वाणिज्य से 3 होंगे, और सुनिएगा, और 2 सीट का नाम रखा असांप्रदायिक, मतलब कोई भी यहां पे आ सकता है। तो लिखिए, 2 असांप्रदायिक सदस्य होंगे। ये कहानी था राज्य परिषद का विभाजन। ठीक है। अब केंद्रीय विधानसभा को भी वैसे ही 2 भागों में बांटा जाएगा, मनोनीत और निर्वाचित। तो लिखिए, केंद्रीय विधानसभा में 41 सदस्य मनोनीत। अब ये यहां नहीं आएगा, इसीलिए इसको यहां से मिटा देते हैं, जिससे कि निर्वाचित को इधर फैला करके बताने में आसानी होगी। 41 सदस्य मनोनीत और 104 सदस्य निर्वाचित। क्लियर हो गया। ठीक मनोनीत में जैसे सरकारी और गैर सरकारी होता था, तो यहां भी जो है ये 2 भागों में बटेगा, सरकारी और गैर सरकारी। तो लिखिए, मनोनीत सदस्यों में से, ध्यान रखिएगा, यहां पे एक छोटा सा हेडिंग ऊपर लगा लीजिएगा कि केंद्रीय विधानसभा, जहां से शुरू किए हैं, जहां से शुरू किए कि केंद्रीय विधानसभा में मनोनीत सदस्य 41 और निर्वाचित सदस्य 104 होंगे। फिर लिखिए, मनोनीत सदस्यों में से 26 सरकारी और 15 गैर सरकारी सदस्य होते थे। गैर सरकारी सदस्य होते थे। अब असली जो है यहां पर देखिए, फिर ऐसे ही शुरू होगा। तो लिखिए, निर्वाचित सदस्यों में 30 मुस्लिम उम्मीदवार होते थे, 52 गैर मुस्लिम उम्मीदवार होते थे, 5
सिख संप्रदाय से 2 होते थे, नौ यूरोपीय सदस्य होते थे, जमींदारों के द्वारा 7 सदस्य चुने जाते थे, और यहां पर भारतीय वाणिज्य से 4 लोगों को दिया गया। भारतीय वाणिज्य से 4 सदस्य चुने जाते थे। ये स्ट्रक्चर क्यों जरूरी है आपके लिए कि आप सोचिए 1919 से 1947 तक या 1946 तक हम लोग इस तरह के वर्गीय मताधिकार में थे, और कैबिनेट मिशन प्लान के बाद जब संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव कराएंगे और उस समय अगर हम ये वर्गीय मताधिकार ना अपना करके और कह देते संपूर्ण जनता चुनेगा, तो एक तो ऐसे ही जो है जिन्ना विभाजन की ओर लेके 46 में जा रहा था। अलग अलग संप्रदाय के लोग जो है फिर अपने सुर में बोलना शुरू कर देते, ये नेता उनको भड़काने लगता है, अपने संप्रदाय के लोगों को, ये एंग्लो इंडियन को भड़काने लगता, धीरे धीरे ये जमींदारों के लोगों को भड़काने लगता है। यानी हम संविधान सभा का गठन ही नहीं कर पाते जो एक साथ सबको स्वीकार्य हो। इसीलिए जो है हम इसी व्यवस्था को लमसम अपनाते हुए चले गए। अब एक बार रिवाइज कर देते हैं। देखिए, केंद्रीय विधानसभा को द्विसदनात्मक कर दिया गया। राज्य परिषद में 60 सीटें, केंद्रीय विधानसभा में 145 सीटें। राज्य परिषद में 2 प्रकार के लोग, 33 निर्वाचित, 27 मनोनीत। मनोनीत सदस्यों में 17 सरकारी, 10 गैर सरकारी। निर्वाचित सदस्यों में 11 मुस्लिम उम्मीदवार, 16 गैर मुस्लिम उम्मीदवार, 3 यूरोपीय वाणिज्य, कोई आगे पीछे लिख लीजिए, 1 सिख समुदाय से, और 2 को कहा असांप्रदायिक, कोई भी आ सकता है। केंद्रीय विधानसभा के 145 सदस्यों में 41 नॉमिनेटेड होते थे, जिसमें 26 सरकारी या 15 गैर सरकारी। अभी भी 26 से 17 गिन लीजिए, 1/3 तो लगभग हो ही जाता है अगर देख लीजिए तो, या 1/3 नहीं है तो 20% तो है ही ये लोग। उसके बाद देखिए, निर्वाचित 104 में मुस्लिम संप्रदाय 30, गैर मुस्लिम से 52, सिख 2, यूरोपियन 9, जमींदारों के द्वारा 7 और भारतीय वाणिज्य के लोग 4 होते थे। जो लोग हमारे पुराने विद्यार्थी हैं या जिनको कि हम ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट नहीं पढ़ाए हैं अभी तक, आज जो है उनका मंतव्य चाहिए कि इस व्हाट्सएप नंबर पे 6355391928 अगर हमारे विद्यार्थी नहीं भी हैं, अगर सब्सक्राइबर ही हैं, वो सुन रहे हैं, तो आप अगर क्या कहते हैं, जो पहले पढ़े थे उसमें से अगर आपको कुछ क्लियरिटी दिख रहा हो, तो आप अपने सर का उत्साह बढ़ाने के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पे 6355391928 पर अपना भाव व्यक्त कर सकते हैं। आप जानते ही हैं कि टीचर एक कलाकार की तरह होता है, जिसको क्लैपिंग मिलता है ना, ताली, वो अगले क्लास में और बेहतरीन करने का प्रयास करता है। और अगर हम टीचर नहीं होते और केवल डायरेक्टर होते तो मेरे मन में ये भाव नहीं आता। तो चूंकि हम शिक्षक हैं पहले, बाद में कोचिंग के डायरेक्टर हैं, तो हम एक एजुकेशनल कलाकार हुए देखा जाए तो आप अपना मंतव्य व्यक्त करिएगा, हमको अच्छा लगेगा। और हमारे विद्यार्थी भी जिनको नहीं हम ये चैप्टर पढ़ाए थे और उसके पहले बीएल ग्रोवर और ये सब, इसीलिए बार बार कहते हैं बुक लिस्ट तो सब अच्छा ही किताब है, खराब कोई नहीं है। हमारे दिमाग का कंप्यूटर उसको कैसे ग्रैस्प करता है ये महत्वपूर्ण है। हम एनालाइज करने के बजाय हमारे जैसे शिक्षक या जो लोग पास हो गए हैं उनसे जा करके बुक्स पूछ लेते हैं, सोचते हैं किताब आ जाएगा
हम जो है सब कुछ जीत जाएंगे। नहीं, किताब तो मस्ट है, पहला है कि अच्छा होना चाहिए आपके पास, लेकिन दूसरा सबसे अच्छा चीज है कि आपके पास एनालाइज करने आना चाहिए। और अब जो आप देख रहे हैं ये व्हाट्सएप और ये सब पे चलता है, नहीं हो पाएगा इतना आपको कोई करके दे, इसीलिए आपको अपने से करना पड़ेगा। अब देखिए इनका कार्यकाल कितना होता था और इनका कार्यकाल कितना होता था। लिखिए, राज्य परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता था, जबकि केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता था। अब सिर्फ आपके क्यूरियोसिटी के लिए बता देते हैं कि ये जो 17 सरकारी सदस्यों का नॉमिनेशन होता था या ये जो 10 गैर सरकारी सदस्यों का नॉमिनेशन होता था, ये हर एक प्रांत से लिए जाते थे। भारत को एक राष्ट्र के रूप में बनाने में इनकी भूमिका, हर प्रांत से उसमें सीट बटा हुआ होता था कि जैसे ये जो है 17 सरकारी सदस्य, इसमें से 11 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते थे। अब कितने बचे? 6। तो एक बंबई से आते थे प्रांत से, एक मद्रास से आते थे, एक बंगाल से आते थे, एक उत्तर प्रदेश से आते थे, एक पंजाब से आते थे, एक बिहार उड़ीसा से आते थे। बाकी जो प्रांत थे उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं था। तो आज भी कई यूनियन टेरिटरी को भी नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, ये इस तरह का बाइफर्केशन था। या ये जो गैर सरकारी ही जो 10 हैं, तो इनका भी था बाइफर्केशन। ऐसे नहीं कि कहीं से चुन लीजिएगा, अभी तो गैर सरकारी है तो भारत सरकार होगा नहीं। तो इसमें भी एक मद्रास से, एक बंगाल से, एक बंबई से, एक जो है संयुक्त प्रांत से और 3 पंजाब से आते थे। पंजाब का मतलब पाकिस्तान वाला भी उस समय, पूर्वी पश्चिमी सब पंजाब मिला लीजिए, वो बड़ा प्रांत हुआ करता था, वहां से आते थे। और 2 मध्य प्रांत यानी मध्य प्रदेश और बरार जिसको कहते हैं, वहां से आते थे, और एक नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से आते थे। ये लिखा करके आपका समय नहीं बिगाड़ेंगे, आपको हम अपने कॉपी को दिखा देते हैं। यूट्यूब पे ये सब नहीं दिखाया जाता, लेकिन आप तो मेरे विद्यार्थी हैं, ये पूरा चार्ट बनाए हुए हैं जो आपको जब नोट्स देंगे ना, तो आपको ये मनोनीत सदस्य कहां से कितने चुनकर आते थे, निर्वाचित सदस्य कहां से कितने चुनकर आते थे, वो टोटल आपके सामने आंकड़ा होगा। इस लॉकडाउन में रिसर्च किए हैं, ध्यान रखिएगा, इतना बेहतरीन। इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि अब नोट्स नहीं कहीं भेजना है। आप देख रहे हैं ना कि मौर्य काल का नोट्स हम नहीं डाले फेसबुक पर, जो आपको दिए हैं। तो बढ़िया से पढ़िए और चलिए आगे सुने। अब आगे देखें, दोनों सदनों का अधिकार समान था, इसमें ध्यान रखिएगा। और सुनिएगा, दोनों सदन अपना अपना एक अध्यक्ष चुनता था, यानी राज्यसभा का सभापति और लोकसभा का अध्यक्ष। तो लिखिए, दोनों सदनों के अधिकार समान थे तथा दोनों सदन अपने लिए अध्यक्ष का चुनाव करती थी। तो ये तो हुआ व्यवस्थापिका में परिवर्तन। अब इसको मिटा देते हैं। अब केंद्र में वायसराय के कार्यकारिणी में क्या परिवर्तन हुआ, तब ना दोनों जुड़ करके फिर साथ बैठेंगे। तो वायसराय की जो कार्यकारिणी थी, जिसमें 5 सदस्य हुआ करते थे, उसको अब बढ़ा करके 8 कर दिया गया वायसराय की कार्यकारिणी। लिखिए इस चीज को,
वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या 8 निश्चित कर दी गई, जिसमें ये देखिए अब 2 भारतीय होना चाहिए। सत्येंद्र प्रसन्ना जी के साथ और भी लोग आएंगे। अब तो नहीं, बहुत दिन हो गया, लेकिन समझना है कि लिखिए वायसराय की कार्यकारिणी में 2 भारतीय सदस्यों को रखना अनिवार्य कर दिया गया। ये इस एक्ट का प्रावधान नहीं खत्म हुआ, इतना सा प्रावधान हुआ, केंद्र में क्या क्या परिवर्तन हुआ। अब बंबई में, कलकत्ता में, मद्रास में, मतलब बंगाल में, मद्रास में, संयुक्त प्रांत में, तो फिर तो वहां जनसंख्या के आधार पे अलग अलग होगा। तो खाली इतना ही ध्यान रखना है कि सब में सीटों में वृद्धि हुई, जैसे यहां हुआ वैसे ही हुआ। और लेकिन प्रांतों में एक चेंज हो गया कि जो भी सीट रखा गया अब प्रांत में ध्यान रखिएगा 70% वहां निर्वाचित होता था और 30% जो है मनोनीत होता था। यानी प्रांत में तो लगभग निर्वाचित सदस्यों का बहुमत ही एक तरह से आ गया। लिखिए इस चीज को, प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई तथा इसमें 70% सदस्य निर्वाचित होते थे। अब देखिए, प्रांत के अंदर जो शासन चलेगा उसमें जो कानून बनेगा उसको 2 भागों में बांट दिया। प्रांतीय विषय जो थे जो उसको 2 भागों में, जैसे आज हम स्टेट लिस्ट बोलते हैं, राज्य सूची के विषय। एक को कहा सुरक्षित विषय, यानी इस पर तो वायसराय ही बात करेगा, वो अपने यहां कानून बनाएगा। और एक को कहा हस्तांतरित, कि ये जो है हम प्रांतों को हस्तांतरित कर दिए। तो प्रांतीय विषय को 2 भागों में बांटा गया। लिखिए, प्रांतीय विषय को सुरक्षित विषय, रिजर्व सब्जेक्ट, और हस्तांतरित ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में, हस्तांतरित विषय में विभाजित किया गया। कुछ देखें सुरक्षित में क्या क्या था। तो यही राजस्व, ये तो सबसे पहले होना चाहिए। न्याय, शांति व्यवस्था, ये सब जो है ये होता था सुरक्षित विषय। तो लिखिए, राजस्व, न्याय, शांति व्यवस्था, पुलिस इत्यादि सुरक्षित विषय थे। और हस्तांतरित विषय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि था। अब देखिए जरा कैसे इन दोनों विषयों को वायसराय निपटता था। वायसराय के कार्यकारिणी जो होंगे, ये जो अभी 8 मेंबर आप देखे थे, ये इनके सलाह से वायसराय सुरक्षित विषयों पर कानून बनाएगा। सुनिएगा जरा। तो फिर वो केंद्रीय विधानसभा का क्या जरूरत है भाई, 60 और 145 आदमी, उनमें से वायसराय मंत्री चुनेगा। यानी अब जो प्रधानमंत्री और मंत्री हम लोग चुन रहे हैं, और इनके सलाह से वायसराय हस्तांतरित विषयों पर कानून बनाएगा। लिख लीजिए, सुरक्षित विषयों का शासन
वायसराय कानून को लागू करेगा, बनाने का काम तो व्यवस्थापिका ही करती है। सुरक्षित विषय का शासन वायसराय अपनी परिषद के माध्यम से करता था, कार्यकारिणी के माध्यम से करता था, जबकि हस्तांतरित विषय का शासन वायसराय व्यवस्थापिका के सदस्यों से, वो जो केंद्रीय विधानसभा आप देखे, व्यवस्थापिका के सदस्यों से मंत्री लेकर के करता था। अब देखिए यहां पर तो ब्रिटेन से तय होता था, पहले भी जान रहे हैं, लेकिन इन मंत्रियों की नियुक्ति या पदच्युति वायसराय करता था, जैसे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मंत्री पद धारण करते हैं। तो लिखिए वायसराय मंत्रियों को पदच्युत करने का अधिकार रखता था, हटाने का अधिकार रखता था। अब जरा सुनिएगा, आपको कहेगा यूपीएससी में भारत सरकार अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्न कथनों पे विचार करें। आप सब वो चार्ट वाट पढ़ के देखिए, इतने में हम घुमा देंगे। कहेंगे निम्न कथनों पे विचार करें। पहला, इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय व्यवस्थापिका को द्विसदनात्मक बनाया गया। वो तो ठीक ही है, राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा। सेकंड अगर ये लिख दें तो आप दूसरे को गलत मान लीजिएगा। कहेंगे इस अधिनियम के द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी भी दो भागों में विभाजित हो गई। अब आगे हम क्लियर करेंगे दोनों की सुरक्षित और हस्तांतरित, और कहेंगे उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य है। तो अभी दोनों सही है। चलिए जरा इस लाइन को एक बार खाली लिख लीजिए। इस अधिनियम के द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी दो भागों में विभाजित हो गई। अगला, अब जो 1926 में यूपीएससी बनेगा उसका प्रावधान इसी में कर दिया गया। तो लिख लीजिए, भारत में एक लोक सेवा आयोग, भारत में एक पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रावधान किया गया। अगला, अब अगला जो है वो जिम्मेदारी इन लोगों को नहीं दिया गया। कहा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया यदि चाहे, क्योंकि अब तो बजट पे बहस यही होने लगा, तो इन पर भरोसा नहीं करेंगे, अपना एक सीएजी रखेंगे। तो लिखिए इस चीज को, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया भारत में एक सीएजी की नियुक्ति करेगा। ये था प्रावधान। अब आप इसके लास्ट में पहुंच गए कि इस अधिनियम के दोष क्या थे। क्यों बार बार दोष निकाल रहे हैं कि अगर कोई दोषी नहीं था तो अगला एक्ट क्यों लाना पड़ा। 1935 के बाद देश आजाद हो गया, वरना उनको एक और एक्ट फिर कुछ न कुछ सुधार करके लाना पड़ता है। तो ड्रॉबैक क्या था इसका, दोष। तो सबसे पहला लिखिए इसमें ड्रॉबैक क्या था कि जो दो भाग में वायसराय का ये बना दिए कार्यकारिणी और मंत्री, इन दोनों में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, कोई प्रकार का समन्वय इन दोनों में नहीं था। लिखिए इस चीज को, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद और मंत्रियों के बीच समन्वय नहीं था। अब सुनिएगा, कई बार वो दिल्ली वाली स्थिति हो जाती थी कि सुरक्षित और हस्तांतरित विषय में भेद ही नहीं था।
कि ये एलजी साहब की मुख्यमंत्री क्यों बताते हैं। आप एक तरफ कह दिए कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, अब वो तो इतना बड़ा चीज है कि आपको कहा कि लीजिए आप जो है हेल्थ पे देखिए, अब आप स्वास्थ्य में आगे बढ़े, उधर से कहेगा कि ठीक है आप एक डिस्पेंसरी खोल लीजिए, लेकिन ये जो 50 आदमी लाइन में लगेगा इसका लॉ एंड ऑर्डर का कानून हम बनाएंगे। अब हो गया मामला खत्म इतने। तो सुरक्षित और हस्तांतरित विषय के बीच कई बार विभेद करना बड़ा मुश्किल हो जाता था, जिससे उहापोह की स्थिति हो जाती थी। लिखिए, आरक्षित या सुरक्षित तथा हस्तांतरित विषय के बीच विभेद करना कई बार कठिन हो जाता था। अगला, ये जो मंत्री हैं इनकी क्या स्थिति थी सो सुनिएगा। ये जब वायसराय के साथ बैठेंगे तो वायसराय को खुश रखेंगे, नहीं तो इनको निकाल देगा। ये थे कौन? तो विधान परिषद के, विधानसभा केंद्रीय व्यवस्थापिका के सदस्य थे तो उनके मेंबर, तो उनको भी खुश रखने के लिए ऐसा कुछ प्रस्ताव रखना होगा। तो मंत्री को दोनों को खुश रखना पड़ता था, बेचारा बीच में परेशान हो जाता था। तो लिखिए, भारतीय मंत्रियों को वायसराय और विधान परिषद दोनों को खुश रखना पड़ता था। और सबसे अंतिम ये था कि उस समय ये मंत्री आईएएस के ऊपर क्या करेंगे इसका कुछ नहीं लिखा था, यानी नौकरशाहों ब्यूरोक्रेट के ऊपर इनका कोई नियंत्रण ही नहीं था। तो लिखिए, मंत्रियों का नौकरशाह के ऊपर नियंत्रण नहीं था। अब जरा सुनिएगा, एक अपने ऑफलाइन क्लास का बच्चा, मैंने हमें अच्छा लगा कि वो अभी भी ऑफलाइन क्लास के प्रति ही ज्यादा मतलब ये रखता है। तो लिखा था कि सर कब शुरू होगा। तो दो चीज समझा देते हैं, एक तो भाई ये सरकार के ऊपर है कि कब शुरू होगा, ये अपने हाथ में तो है नहीं। और दूसरा कि आप ये बताइए कि इतना बेहतरीन ढंग से जो आपको पढ़ा रहे हैं और ये पब्लिकली चला जा रहा है, तो कौन ऐसा टीचर होगा, ऑफलाइन वाला टीचर, हम लोग तो अभी तक उसी में ना आते थे, जो अपने इन ताकत को जो है एक्सप्लोर कर दे पाए। तो हम भी चाहते हैं कि भाई कल से शुरू हो जाए, लेकिन अब ये ना आपके हाथ में है ना हमारे हाथ में है। मेरी स्थिति यही मंत्रियों वाली हो गई है कि आपको भी खुश रखना पड़ रहा है, सरकार के भी सूचनाओं को देखना पड़ रहा है। तो उसके लिए गवर्नमेंट का आएगा सूचना, जिस तारीख को सरकार कहेगा, एकदम अगर वो शनिवार होगा तो भावनगर से शुरू होगा, सोमवार होगा तो गांधीनगर से शुरू होगा, मंगलवार होगा तो अहमदाबाद से शुरू होगा। जो आपका टाइम टेबल था उसमें से शुरू करेंगे। तो चलिए, आज का क्लास यहाँ तक पूरा हो गया। अब आज आप जो फील किए, सर को कुछ बताइएगा कैसा लगा, खास करके पुराने विद्यार्थी जो एक आध बार परीक्षा दे चुके हैं उनके लिए है। तो चलिए मिलते हैं कल, हम लोग 1935 का एक्ट कल पढ़ेंगे। तो कल मिलते हैं 7:30 बजे। जय हिंद, जय भारत।